हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर आज जो है माइग्रेशन सोशल एंड कल्चरल वीडियोस के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये पूरा आपका बुक है माइग्रेशन एंड सोशल डायस्पोरा, उसको हम पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे, जो कि 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले आइए इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको टोटल यूनिट्स जो है वो कितनी पढ़नी है और क्या क्या आपका इसमें सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें आपके पास जो है इसमें टोटल 4 यूनिट्स सिलेबस की पढ़नी है। यूनिट जो डिवाइड है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, और यूनिट के जो नाम है, जैसे पहला जो आपको यूनिट पढ़ना है वो है तरीके से कोई माइग्रेशन कर लेता है तो उसको जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डायस्पोरा क्या होता है उसको समझने वाले हैं, और इसका जो एक ऐतिहासिक रूप है देखने वाले, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। देन इसकी जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर हम जो भी माइग्रेशन यानी प्रवासी भारतीयों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है उसको डिस्कस करेंगे। भारतीय डायस्पोरा के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का विस्तृत विवरण भी हम देखने वाले हैं। एंड इसके बाद बात करें प्रवासी भारतीयों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समकालीन मुद्दों की, तो ये जो है आपका यूनिट थर्ड होने वाला है। एंड यूनिट सेकंड के अंदर जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। एंड यूनिट 4 की बात करें तो इसके अंदर भारतीय प्रवासी समुदाय के समक्ष जो भी चुनौतियां आई हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें पर्सनली डीएम करना है। एंड ये नोट्स आप हमसे ओनली 30 रुपीज़ में ले सकते हैं। एंड ये नोट्स हमारे पास दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। वीडियोस में मैं दोनों लैंग्वेज को कोऑर्डिनेट करके चलूँगा। नोट्स अभी यहाँ पे में आपको पीडीएफ इसकी जो है मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड जो है रेडी किया गया है। तो आप सिंपल हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप हमें पर्सनली डीएम करेंगे और 30 रुपीज़ में, ओनली 30 रुपीज़ में आप इस नोट को हमसे बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में कि प्रवासन और डैशपोरा क्या होता है। तो इस पूरे यूनिट में जो कि हमारा यूनिट 1 है, प्रवासन और डैशपोरा की समझ, इसके जो सैद्धांतिक और ऐतिहासिक रूपरेखा है इसकी बात करेंगे। तो देखो सिंपल, इसमें जो प्रवासन वर्ड है और डैशपोरा ये आपको इसमें मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को क्लियर कर देता हूँ, आफ्टर दैट हम आगे की यूनिट में बढ़ेंगे, वरना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको इसको समझना। ठीक है, वैसे काफ़ी ईजी है, आप इसे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूं, जो ये प्रवासन वर्ड है या माइग्रेशन वर्ड है, इसका सिंपल सा मतलब होता है जब कोई भी, मान लो एक पर्सन है, कोई भी XYZ एक पर्सन है, अगर वो किसी भी कारण अपने मतलब राज्य को, मतलब स्टेट को, या यूं कह लो कि अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाता है या किसी दूसरे स्टेट में जाता है और वहाँ पर वो बस जाता है, या यूं कहे कि वहाँ पर वो रहने लग जाता है, तो ये कहलाता है प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है। कि मतलब हम इस कंट्री से, इस पर्टिकुलर एक कंट्री से माइग्रेट हो गए किसी दूसरे कंट्री पर। तो इस पर्टिकुलर किसी कंट्री से हम जो है माइग्रेट कर गए किसी दूसरे कंट्री में, यहाँ से दूसरे कंट्री में बस जाना ही माइग्रेशन कहलाता है या प्रवासन कहलाता है। अब बात करें डैशपोरा। डैशपोरा बेसिकली उन लोगों को कहेंगे जो कि मान लो हमारी कंट्री से, मतलब हमारी कंट्री से जो है दूसरी कंट्री में जाके बस गए, लेकिन इसके बाद भी जो ऐसे लोग हैं जो कि किसी दूसरे कंट्री में सपोज चले गए, मान लो इंडिया से कोई व्यक्ति जो है अमेरिका गया, कनाडा गया, लेकिन इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो मतलब पहनावा ओढ़ावा है, इंडिया का जो खान पान है, उसको उसने नहीं छोड़ा, उसको अपना के रखा, उसको अडॉप्ट करके रखा। उसी पर्टिकुलर पर्सन को ही हम या जो वो चीज़ें या कल्चर्स को वो जो निभा रहा है किसी दूसरे अदर कंट्री में, मान लो इंडिया से वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पे भी गया,
वहाँ पे उस चीज़ को निभा रहा है, तो वो बेसिकली डैशपोरा कहलाएगा या डैशपोरा के अंदर आता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर होगा तो आगे हम इसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सिंपल इसकी बात कही गई है कि प्रवासन और डैशपोरा, मतलब जो प्रवासन है और डैशपोरा है, वो बेसिकली मानव समाज की एक सामान्य और महत्वपूर्ण प्रक्रिया, मतलब एक जनरल प्रक्रिया है या जनरल स्टेप्स है जो कि चलना ही है। किसी न किसी वजह से आपने भी कहीं ना कहीं से माइग्रेशन किया होगा। फॉर एग्जांपल अभी कितने सारे ऐसे फैमिलीज होंगी जो कि यूपी, बिहार या किसी अदर स्टेट से आके दिल्ली में जो है वो माइग्रेट कर गए हैं। किसी भी वजह से एजुकेशन हो सकता है, अच्छी इनकम हो सकती है, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम्स हो सकती है, अच्छी लाइफ के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने जो है अपने स्टेट को छोड़कर दिल्ली में आके माइग्रेट करा है। आप इसे अपने आप से भी रिलेट करके देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जब लोग बेहतर नौकरी, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको वर्ड्स टू वर्ड बताना है। जब लोग अपने देश से बाहर रहते हुए भी भाषा, संस्कृति और पहचान को बनाए रखते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि उनकी जो लैंग्वेजेस है, उनकी जो कल्चर्स है, उनका जो भी वेयर है, जो भी जिस तरीके से वो पहनते उड़ते हैं, जो भी उनके कल्चर्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको अगर वो फॉलो करते हैं तो वो बेसिकली डैशपोरा कहलाता है या डैशपोरा हम उसे बोल सकते हैं। प्रवासन के पीछे जो है यानी माइग्रेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वॉट ये मतलब किसी की अनएम्प्लॉयमेंट्स यानी बेरोजगारी हो सकती है, किसी तरीके से अगर उस स्टेट या उस कंट्री में मतलब किसी दूसरे स्टेट्स का अगर हमला हो गया, युद्ध हो गया, किसी भी अदर रीजन से जो है वो प्रवासन हो सकता है। अच्छी नौकरी, शिक्षा और सुविधा के लिए, यानी एक अच्छे जॉब्स के लिए भी आप जो है माइग्रेट कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी जो है आप माइग्रेशन इसमें कर सकते हैं। तो यही सारे इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट्स बताए गए हैं, तो उन्हीं को ही जो है हम एक डैशपोरा समुदाय के रूप में देखेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं छोटा छोटा, तो आप सिंपल डेफिनेशन इसकी समझो कि जो है ह्यूमन जो है वो हमेशा से ही एक अच्छे लाइफ के लिए, सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी के लिए, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए अवसरों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा है। यानी अगर आप हिस्ट्री में भी देखोगे तो जितने भी हमारे ह्यूमंस थे, मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रवास करते थे, माइग्रेट करते थे खाने के लिए, भोजन के लिए। तो वैसे ही सेम आज का जो ह्यूमन है वो है। जब लोग क्या करते हैं, अपने देश या क्षेत्र से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो उसे प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं। और जब ये लोग अपने मूल देश की पहचान, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखते हैं, तो इसे डैशपोरा कहा जाता है। सिंपल इन शॉर्ट आप जो है ये बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रवासन या माइग्रेशन जो है वो क्या होता है या माइग्रेशन किसे कहते हैं, उसकी बात करें तो सिंपल है, जब कोई व्यक्ति या लोगों को समूह अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर अस्थायी या स्थायी रूप से रहने के लिए जाता है, इस प्रक्रिया को प्रवासन या माइग्रेशन जो है वो कहा जाता है। प्रवासन के प्रकार की टाइप्स की बात करें, माइग्रेशन के जो टाइप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें से जो पहला टाइप है वो है इंटरनल माइग्रेशन यानी आंतरिक प्रवासन। यानी जब लोग एक ही देश के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, जब लोग एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे बेसिकली इंटरनल माइग्रेशन या आंतरिक प्रवासन इसे हम कह सकते हैं। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो सिंपल वन वर्ड आंसर है इसका कि किसी भी पर्टिकुलर गांव से शहर में नौकरी के लिए जाना, जैसे बिहार से दिल्ली, यूपी से दिल्ली किसी भी फैमिली का आना, वो बेसिकली माइग्रेशन कहलाता है, जो कि इंटरनल माइग्रेशन होगा। यानी अपने ही स्टेट में, अपने ही कंट्री में रहते हुए आपने एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आना ही आपका माइग्रेशन कहलाएगा। सिंपल। अब इसके बाद सेकंड जो माइग्रेशन का टाइप है वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। जब एक देश से दूसरे देश में जाकर लोग रहने लग जाते हैं, तो विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन या अंतरराष्ट्रीय प्रवासन जो है हम इसे कह सकते हैं। सिंपल वन वर्ड में आपको इसको बताना है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो भारत से अमेरिका या कनाडा जाना, यूके जाना, या किसी भी अदर कंट्रीज में जाकर वहाँ पर माइग्रेट करके रहना, विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। सिंपल। किसी भी तरीके की बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा माइग्रेशन का टाइप है विच इज कॉल्ड
टेम्परेरी माइग्रेशन या अस्थायी प्रवासन। टेम्परेरी माइग्रेशन जो होता है इसकी बात करें तो जब लोग कुछ समय के लिए यानी कुछ टाइम्स के लिए जो है पढ़ाई या किसी भी काम के लिए किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं और बाद में वहां से वापस आ जाते हैं तो उसे जो है हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक टेम्परेरी माइग्रेशन। मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए हम वहां पर गए, हमने वहां पर अपना जिस भी काम के लिए हम वहां पे माइग्रेट करके गए थे उस पर्टिकुलर वर्क को हमने कंप्लीट करा एंड आफ्टर दैट हम वापस से अपनी कंट्री या अपने स्टेट या अपने कंट्रीज के अंदर हम वापस आ गए, उसी को जो है हम टेम्परेरी माइग्रेशन कहेंगे। तो ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट का वीज़ा लेके पढ़ाई करने के लिए यूके, यूएस, अदर जो है कंट्रीज़ में जाकर बस जाते हैं, तो उसी को जो है हम टेम्परेरी माइग्रेशन कहेंगे। स्थायी प्रवासन यानी परमानेंट माइग्रेशन की बात करें तो ये उसके कहेंगे जब लोग हमेशा के लिए किसी एक नए स्थान पर चले जाते हैं यानी परमानेंट वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, तो उसे हम जो है परमानेंट माइग्रेशन या स्थायी प्रवासन कहेंगे। अब बात करें स्वैच्छिक प्रवासन यानी वॉलेंटियर माइग्रेशन। जब लोग अपनी इच्छा से बेहतर अवसर के लिए माइग्रेट कर जाते हैं तो उसे हम वॉलेंटियर माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एक अच्छी नौकरी के लिए लोग शहरों से विदेश जाते हैं या अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए जो होते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो वॉलेंटियर माइग्रेशन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद बात करें फोर्स करके, अगर किसी ने आपको माइग्रेशन के लिए फोर्स करा है फिर जाके आप माइग्रेट हुए हैं यानी बलपूर्वक आपको माइग्रेशन के लिए कन्वर्ट किया गया है कि भाई आप जाओ पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री में, तो उसे जो है हम फोर्स्ड माइग्रेशन कहेंगे। यानी सिंपल सा एग्जांपल है, जब लोग मजबूरी में युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक कारणों से अपने स्थान को छोड़ देते हैं तो वो जो है फोर्स्ड माइग्रेशन के अंदर आएगा। इसके जो एग्जाम्पल की बात करें तो युद्ध के कारण, यानी किसी पर्टिकुलर अगर कंट्री में मान लो युद्ध होता है, लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा जान हानि का जो है खतरा होता है, बहुत सारे मतलब लोगों को खतरा होता है, तो वो क्या करते हैं अपने कंट्री को छोड़ना नहीं चाहते बट फिर भी उन्हें मजबूरी में अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाकर माइग्रेट होना पड़ता है क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा उनकी जान के लिए खतरा है। तो ये हो गया हमारा अगला टाइप। उसके बाद बात करें ग्रामीण से शहरी प्रवासन यानी रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। जब लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं तो वो जो है रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन होता है। उसके बाद बात करें शहरी से ग्रामीण प्रवासन, यानी जैसे रूरल टू अर्बन था वैसे ही अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होता है। यानी जब तक लोगों की नौकरी थी शहरों में, वो रहे, उन्होंने कमाया खाया, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करा, देन आफ्टर इट वो क्या करे, शहरों से गांव की तरफ प्रवास होके माइग्रेट होके वापस से अपने विलेज में जो है आकर सेटल हो गए। यानी रिटायरमेंट के बाद गांव लौटना एक इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो ये थे हमारे माइग्रेशन के टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के जो कारण हैं वो क्या है उसके बारे में। तो इसको सिंपल समझेंगे कि लोग अलग अलग परिस्थिति और ज़रूरतों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इन्हीं कारणों को समझने के लिए मुख्य रूप से जो है दो, मतलब मेनली दो इसमें फैक्टर्स जो है देखने को मिलते हैं। एक हो गया पुश फैक्टर और एक हो गया पुल फैक्टर। हिंदी में भी आप इसको पुश एंड पुल के नाम से ही देखोगे। पुश फैक्टर की बात करें, ढकेलने वाले कारण यानी जबरदस्ती किसी को माइग्रेट करना, विच इज कॉल्ड पुश फैक्टर। एंड पुल फैक्टर आप उनको कह सकते हो कि अगर किसी को मान लो वहां पर वो खुद ही खींचा हुआ चले जाए, किसी भी वजह से हो सकता है, जॉब हो सकती है, अच्छी सैलरी हो सकती है, तो ये जो है माइग्रेशन के रीजंस में आ सकता है। तो अब इसमें बात करें सबसे पहले पुश फैक्टर की, तो ये जो है वो कारण हो सकते हैं जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़ने पर जो है उनको मजबूर करते हैं। जैसे वो छोड़ना नहीं चाहते बट वो फिर भी मजबूरी में उस स्थान को छोड़ देते हैं, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं उसे जो है हम पुश फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करें कि इसका सबसे बेस्ट या जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है विच इज गरीबी और बेरोजगारी। यानी जब किसी क्षेत्र में काम के अवसर नहीं होते, आय बहुत कम होती है, रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो लोग क्या करते हैं अपने बेहतर जीवन के लिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए वो क्या करते हैं ग्रामीण से क्षेत्रों या शहरों की ओर जो है पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये हो गया एक पहला इसका रीजन। एंड इसके सेकंड एग्जांपल की बात करें, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता, यानी युद्ध, आतंकवाद, दंगे या सरकार की अस्थिरता लोगों की जान और संपत्ति के लिए खतरा बन जाती है। ऐसे में लोग सुरक्षा के लिए दूसरी जगह से
या दूसरे देशों में शरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध प्रभावित देशों से शरणार्थी, जो भी लोग पलायन होके माइग्रेट होके आए, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स अगर आ गया, मान लो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में बाढ़, भूकंप, चक्रवात या किसी भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो उसकी वजह से भी लोग जो है एक स्थान से यानी एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाते हैं। तो ये भी एक माइग्रेशन का टाइप होता है, यानी सूखे प्रभावित क्षेत्र से लोगों को शहरों की तरफ जाना जो है एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये तो जो हमारे पास थे पुश वाले फैक्टर्स, यानी उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री को छोड़कर दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ा। एंड अब इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल यानी पुल फैक्टर्स की बात करें तो ये सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है जो आपको उस तरफ आकर्षित करती है, तो वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यानी अगर बात करें, अगर आप अपना ही एग्जाम्पल लो या आप अपने मम्मी पापा से ही पूछो कि वो अपने जो गांव है, अपने विलेज है, उसको छोड़कर दिल्ली की तरफ माइग्रेट क्यों हुए, आप जब उनसे पूछोगे तो वो बहुत सारे रीजन बताएंगे कि भाई गांव में जब हम रहते थे तो वहां पे एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ तो थी, बट जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो काफी ज्यादा कम थी। यानी इतने में जो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल पोस नहीं सकते थे, अच्छे से पालन नहीं कर सकते थे, ये एक इसका रीजन हो सकता है। वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है हो सकता है वो सही ना हो, इस वजह से वो शहरों की तरफ यानी दिल्ली की तरफ माइग्रेट कर गए। तो अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक ऐसा रीजन रहा होगा जो उनको मतलब पुल कर रहा होगा कि हाँ चलो हमें दिल्ली में जाते हैं या हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं, मुंबई या जो भी अच्छी स्टेट्स है जहाँ पे अच्छे सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं, तो वो उस तरफ आए होंगे इसी सब फैक्टर्स को सोच कर ना। तो आप जब उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि बेसिकली हाँ ये जो रीजन था इसकी वजह से हम आए थे, वो अच्छी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, आपकी बेटर एजुकेशन के लिए, आपके बेटर लाइफ के लिए वो वहाँ पर आ सकते हैं। तो बेसिकली वो जो माइग्रेट करके दिल्ली से मतलब विलेज से दिल्ली आए, तो ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स थे ना जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था कि हाँ यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज अच्छी है, जिसकी वजह से वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए। तो यही तो कुछ रीजन थे, उसी के बारे में हम पुल फैक्टर्स के अंदर देखने वाले हैं। यानी सिंपल इसे कहे तो नई जगह की ओर आकर्षित करना या नई जगह की ओर आकर्षित होना। बेहतर रोजगार के अवसर की बात करें तो नई जगह पर अधिक वेतन, जैसे मैंने आपको बात करा कि अच्छी सोर्स ऑफ इनकम थी, स्थायी नौकरी थी, बेहतर काम की सुविधा थी, इस वजह से लोग जो है वहां से प्रेरित हुए और माइग्रेट हो गए। जैसे विदेशों में अच्छी वेतन, यानी अगर आउट ऑफ कंट्रीज में आप जाओगे तो वहां पे आपको अच्छी इनकम्स मिलती है, इस वजह से माइग्रेट हो जाते हैं लोग। तो ये हो सकता है। शिक्षा और कौशल, एजुकेशन हो गया, अच्छी स्किलिंग के लिए लोग माइग्रेट हो गए, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या किसी अच्छे प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं को दूसरे शहरों या देशों में जाने के लिए आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, और बेहतर जीवन और जीवन स्तर की जो सुविधाएं होती हैं उसके लिए, यानी सेवा, आवास, परिवहन, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक सुविधाओं के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ खींचे जाना जो है हो सकता है, जैसे छोटे कस्बों से महानगरों की ओर जाना। तो सिंपल ये इसके एक एग्जाम्पल थे। अब हम बात करेंगे डैशपोरा, यानी डैशपोरा जो है वो क्या है। बेसिकली इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना अपने आंसर्स में कि डैशपोरा जो है वो क्या है। डैशपोरा की बात करें तो डैशपोरा बेसिकली देखो सिंपल है कि डैशपोरा उन लोगों के समूह को कहा जाता है जो अपने मूल देश या जन्म स्थान से बाहर किसी अदर कंट्री में जाकर, क्षेत्र में जाकर रहते हैं या बस जाते हैं, और अपनी जो संस्कृति, भाषा, परंपरा और वहाँ का जो धर्म और मूल पहचान है उससे जुड़े हुए रहते हैं, उसको ही हम डैशपोरा कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको बताना है, कोई ज़्यादा घुमाने वाला इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप बता ना पाओ। तो इससे जो है जुड़े हुए रहते हैं, तो उसी को हम डैशपोरा कहते हैं। डैशपोरा के अगर हम बिल्कुल डिटेल में बात करें तो ये भावनात्मक रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव जो है इनका बना रहता है। यानी क्या करते हैं, अपने देश के त्यौहार मनाते हैं, अपनी भाषा और खान पान को जो है अपनाए रखते हैं, अपने देश की खबर और घटनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। अब जैसे माने अगर कोई भी स्टेट, मान लो हमारा इंडिया से कोई भी बंदा यूके या यूएस वगैरह जो है वहाँ पे गया है, कहीं भी अदर कंट्रीज में गया है, बट वो फिर भी तो इंडिया से जुड़ा हुआ रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के न्यूज़ या यहाँ के जो भी हालात है उसको नहीं देख रहा है, हर जगह न्यूज़ चल रहा है, सबको देख रहा है, बट वो अपने देश से जुड़ा हुआ है ना। तो यह इसका बेस्ट एक एग्जाम्पल कह सकते हो। यानी मूल देश के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंध बनाए रखता है, उसे ही हम डैशपोरा कह सकते हैं। डैशपोरा बनता कैसे है इसकी बात करें तो डैशपोरा आमतौर पर प्रवासन यानी माइग्रेशन के जो रिजल्ट होते हैं उसको बनाता है, और ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार, शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के लिए विदेश भेजने का कार्य करता है, जो कि स्थायी रूप से वहां पर बस जाते हैं और एक डैशपोरा समुदाय का
निर्माण करते हैं, यानी वहां पर माइग्रेट होके तो वो चले जाते हैं, बट उनका जो मन, उनका जो दिल लगा रहता है वो बेसिकली अपने ही कंट्री, अपने ही स्टेट में, अपने ही फैमिली की तरफ उनको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे ही हम डायस्पोरा कहेंगे। अब डायस्पोरा के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे मेन एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय डायस्पोरा यानी इंडियन डायस्पोरा जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यानी भारत से लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अलग अन्य अन्य देशों में जो है जाते हैं, बट फिर भी वो अपने वहाँ के त्यौहार जैसे दिवाली, होली जैसे त्यौहार मनाते हैं, भारतीय भोजन वहाँ पर खाते हैं, भारतीय भाषा और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का जो है वो काम करते हैं। अब जैसे मान लो आपने, अगर हम बात करें बिहार के साइड में जो पूर्वांचल साइड में जो छठ पूजा होता है, अब वो खाली इंडिया तक ही नहीं सीमित रह गया, वो आप देखोगे अलग अलग जो हमारे बाहर की कंट्रीज है, चाहे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे भी जो इंडियंस गए हैं वो बेसिकली छठ पूजा वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, वो अपनी कल्चर्स, अपनी जो संस्कृति है उसको बेसिकली भूले नहीं है। तो वही ऐसे लोग होते हैं जो डायस्पोरा समुदाय यानी डायस्पोरा कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। सिंपल डायस्पोरा की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसके जो मुख्य विशेषता है वो है मूल देश से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं, दो संस्कृतियों के बीच जीवन, मूल देश और नए देशों के बीच एक ब्रिज की भूमिका का काम ये लोग करते हैं। सिंपल हम इसे कह सकते हैं। अब बात करें इसमें डायस्पोरा के प्रकार यानी डायस्पोरा के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में, तो सिंपल देखो, डायस्पोरा केवल एक ही प्रकार का नहीं होता, ये जो है लोगों के प्रवासन के कारण उद्देश्य और परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग हो सकता है या अलग अलग कैटेगरीज में से हम बांट सकते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ डायस्पोरा की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो टाइप है वो है आपका लेबर डायस्पोरा यानी श्रमिक डायस्पोरा। इसकी परिभाषा की बात करें तो जब लोग आजीविका के लिए अपने देश से बाहर जाकर जो है रहने लग जाते हैं, वहाँ लंबे समय तक रहते हैं, तो उसे जो है श्रमिक डायस्पोरा या लेबर डायस्पोरा जो है कह सकते हैं। इसके मेन एग्जांपल्स की बात करें तो रोजगार के लिए जो है वो जा सकते हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ज़्यादातर लोग पैसे कमाकर परिवार को भेजते हैं जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रेमिटेंस है क्या या कैसे ये हमारे लिए हेल्प करता है। संस्कृति और भाषा से जुड़ाव बनाकर जो है ये रखते हैं, तो ये जो है हमारा लेबर डायस्पोरा के अंदर आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यूएई, सऊदी अरब या कतर में काम करने वाले भारतीय मजदूर, यानी बहुत सारे आपके भी फैमिली के या आपने देखा होगा, किसी से सुना होगा कि आपके फैमिली के भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि यूएई गए होंगे, कतर गए होंगे कमाने के लिए, किसी भी अन्य रीजन से गए होंगे, तो वो वहां से बेसिकली इनकम जो कमा रहे हैं उसको भेज रहे हैं ना इंडिया में, तो वही जो है बेसिकली हमारा रेमिटेंस कहलाता है। इसको भी हम समझेंगे कि ये क्या है। अब इसके सेकंड डायस्पोरा टाइप्स की बात करें तो वो है व्यापारिक डायस्पोरा यानी ट्रेड या बिजनेस डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं। तो ट्रेड या बिजनेस डायस्पोरा वो हो सकता है जिसमें जब लोग व्यापार, उद्योग या व्यवसाय के लिए विदेशों में बसते हैं और आर्थिक गतिविधियां करते हैं, यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड गतिविधियां करते हैं, तो उसे जो है ट्रेड डायस्पोरा कहा जा सकता है। इसके मेन एग्जाम्पल्स की बात करें या विशेषता की बात करें तो इसके जो विशेषता है वो है व्यापार के नेटवर्क को मजबूत होते हैं इससे, या व्यापार के नेटवर्क को ये लोग मजबूत करते हैं, और मूल देश और नए देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है उसको बनाकर रखते हैं। एंड ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी ये जो है जो हमारी पीढ़ी होती है अलग अलग जनरेशन टू जनरेशन ये चलते रहता है। इसके उदाहरण की बात करें तो अफ्रीका और यूरोप में बसे गुजराती और सिंधी व्यापारी जो है आप इसके बेस्ट एग्जाम्पल में देख सकते हो। अब बात करें अगला जो हमारा डैशपोरा है वो है रिफ्यूजी डैशपोरा यानी शरणार्थी डैशपोरा। रिफ्यूजी डैशपोरा ये होता है जिसमें जब लोग युद्ध, हिंसा या राजनीतिक उत्पीड़न या धार्मिक अत्याचारों के कारण मजबूरी में अपने देश को छोड़ देते हैं, तो उसे ही जो हमें रिफ्यूजी डैशपोरा कह सकते हैं। इसके विशेषता की बात करें तो ये है अनैच्छिक होता है। देश आपस में जो है जानने की इच्छा बनाए रखते हैं, जो भी उनके देश में हो रहा है उसकी जो है देश वापस जाने की जो है वो इच्छा बना के रखते हैं कि भाई अब किसी न किसी कारण से वो आ तो गए बट फिर भी वो अपने देश में माइग्रेट करने की इच्छा जो है वो बना के रखते हैं। पहचान और नागरिकता में भी इन्हें जो है वो थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को मिलती है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे आप फिलिस्तीन और सीरियाई शरणार्थी की बात कर सकते हैं, रिफ्यूजी की बात इसमें आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रवासन और डैशपोरा के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ माइग्रेशन एंड डैशपोरा। तो प्रवासन और डैशपोरा को समझने के लिए विद्वानों ने कई सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत बताते हैं कि लोग क्यों प्रवास करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं और डैशपोरा समुदाय क्यों बनता है।
तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके दो फैक्टर्स थे, एक था पुल फैक्टर, एक था पुश फैक्टर। तो पुल या पुश फैक्टर में जो है सिद्धांत जो इसके देखने को मिले हैं, जो अलग अलग थिंकर्स है, विद्वान है, उन्होंने इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करा है बेसिकली। एक है आपका पुश फैक्टर, दूसरा है पुल। इसके सिद्धांत की बात करें तो यह सबसे सरल और लोकप्रिय सिद्धांत इसके अनुसार प्रवासन को जो है दो कैटेगरी में बांटता है। एक हो गया पुश फैक्टर यानी ढकेलने वाले कारण, तो बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर्स कुछ हो गया उनको, वो हो गया। और पुल फैक्टर जो है वो हो सकता है बेहतर नौकरी, अच्छा वेतन, अच्छी सैलरी, एजुकेशन, सिक्योरिटी और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए उन्होंने वहां से माइग्रेट करके चले गए। ये बेसिकली पुल फैक्टर्स के अंदर आ सकता है, जो कि ये सारी सुविधा की वजह से वो उस तरफ खींचे चले गए। जब पुश के कारण अधिक होते हैं और पुल कारण जो है मजबूत होते हैं, तो लोग जो है प्रवासन का निर्णय लेते हैं। इसके महत्व की बात करें तो यह व्यक्तिगत निर्णय को समझाने में महत्व लाता है और ग्रामीण, शहरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को स्पष्ट करता है। अब बात करें इसके आर्थिक सिद्धांत यानी इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है। तो इस सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत मानता है कि प्रवासन का जो मुख्य कारण है वो है आर्थिक लाभ, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अपनी अच्छी करना चाहते हैं, इस वजह से जो है माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कि एक अच्छे वेतन के लिए, रोजगार के अवसर ज्यादा वहां पर होते हैं, जीवन की जो आर्थिक सुरक्षा होती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसकी वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसमें सिंपल होता है कि व्यक्ति या परिवार को बेहतर भविष्य के लिए प्रवासन करना जो है इसमें शामिल होता है। श्रमिक और पेशेवर प्रवासन को समझना जो है इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रेमिटेंस जो होता है वो विदेश से पैसे भेजने को स्पष्ट करता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है अगर दूसरी कंट्री का पैसा हमारे पास भेज रहा है, तो इससे क्या है, हमारी भी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो रही है ना, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा आ रही है। तो इससे जो है काफी ज्यादा हमें फायदा जो है देखने को मिलता है। सांस्कृतिक पहचान के सिद्धांत यानी कल्चर आइडेंटिफाई थ्योरी डैशपोरा की बात करें तो इस सिद्धांत के अंदर जो लोग होते हैं वो डैशपोरा पर केंद्रित होते हैं। यानी इसके अनुसार हम बात करें तो जो प्रवासी लोग होते हैं, माइग्रेट करके हुए लोग जो होते हैं वो दो संस्कृतियों के बीच रहते हैं। अपनी जो मूल पहचान है, उनकी जो मेन आइडेंटिफाई है, उसको जो है बनाकर रखते हैं। वो नई संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। इसके महत्व की बात करें तो ये सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक जुड़ाव को समझते हैं। डैशपोरा जीवन की जटिलताओं को स्पष्ट करने का वो काम करते हैं। अब बात करें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो ये सिंपल है कि जब प्रवास या डैशपोरा में लोग प्राचीन काल के, मतलब इसको सिंपल हम अगर समझें तो जो प्राचीन काल से लोग जो है भोजन, पानी या उपजाऊ भूमि या सुरक्षा की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो हमें जाते हुए मिले हैं, जो कि व्यापारी या विभिन्न क्षेत्र में जाते थे, जो है प्रारंभिक डैशपोरा समुदाय बनाने का ये काम करते थे। अब वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे युद्ध, साम्राज्य का विस्तार या जनसंख्या स्थानांतरण के कारण वो माइग्रेट कर गए। यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सिंपल आपको इसमें बताना है। और इसके बाद बात करें इस दौर में जो भारतीयों को फिजी, मॉरिशस या कैरिबियन और अफ्रीका जो है ले जाया गया था। यानी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो भारतीय थे या भारतीय मजदूर थे, लेबर थे, उनको अफ्रीकी देश में ले जाया जाता था लेबरिंग करवाने के लिए। तो वो बेसिकली क्या करे, इस समय उन्होंने माइग्रेट कर गया, तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आ गया। यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शिक्षा, तकनीक, विकास और वैश्वीकरण के कारण, बेहतर नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण जो है उन्होंने प्रवास करा। चाहे वो अमेरिका हो सकता है, यूरोप हो सकता है, या जितने भी अदर कंट्रीज है, वे सारे जो है रीजंस की वजह से वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो गए। तो यही सारे हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। तो सिंपल आपको इसको बता देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं इसमें प्रवासन और डैशपोरा के प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड डैशपोरा। जो डैशपोरा का इम्पैक्ट पड़ा वो किस तरीके से पड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी बात करें तो सिंपल हम इसे जो है दो पॉइंट्स में बता सकते हैं। एक तो इसका पॉजिटिव पॉइंट यानी सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट यानी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले बात करें इसके इकोनॉमिकल यानी आर्थिक प्रभाव की, तो विदेशी धन, जो कि मैंने आपको बताया ना, रेमिटेंस से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। क्योंकि वहां से अब यूएई कोई कमाने गया बंदा, कतर कमाने गया, तो वो जो भी पैसा वहां पे अर्न कर रहा है उसके बाद उस पैसे को इंडिया अपनी फैमिली के लिए भेज रहा है।
तो इंडिया में उसकी फैमिली जब उस पैसे को ले रही है तो अब वहां से वो आया वहां की कंट्री में, बट यहाँ पे कन्वर्ट हुआ इंडियन करेंसी में, तो इससे क्या हुआ, बाहर की मुद्रा जो है हमारे देश में आई, तो जिससे क्या हुआ, हमारे देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा मजबूत हुई, काफी ज्यादा डेवलप हुई। तो जो है काफी ज्यादा बेनिफिट इससे हमें मिलता है। इसके बाद बात करें, इसके जो रोजगार के अवसर होते हैं वो काफी ज्यादा बनते हैं, व्यापार और निवेश जो है वो काफी ज्यादा इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इससे क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन होता है, यानी कुशल लोगों का देश छोड़ना जो है आप देख सकते हो। यानी बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट कर गए हैं, क्यों, एक अच्छी इनकम के लिए गए, बट वो लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडिया के लिए, बट फिर भी वो अच्छी इनकम के लिए चले गए। तो इससे क्या हुआ, काफी ज्यादा हमें लॉस भी तो देखने को मिला ना, जो एक अच्छे स्किल पर्सन थे उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, अब वो बाहर किसी कंट्री के लिए पैसे लेके वहां के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे हमें काफी ज्यादा जो है नुकसान देखने को मिला, या स्थायी रोजगार पर इससे जो है दबाव पड़ा। तो ये इसका जो है नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब इसके सामाजिक प्रभाव की बात करें, यानी सोसाइटी में अगर देखें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो सांस्कृतिक विविधता बढ़ती रही और नए विचार और जीवन शैली का जो है इसमें आदान प्रदान हमें देखने को मिला। यानी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो एक नई विचारशील लोग मिले, नए कल्चर से जुड़ाव हुआ उनका, तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो उनकी जो है परिवार से दूरी बढ़ गई और सामाजिक असमानता हमें जो है इसमें देखने को मिलता है। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो संस्कृत का वैश्वीकरण देखने को मिला, भाषा, भोजन और त्योहार का जो है इसमें प्रसार हमें देखने को मिला। सांस्कृतिक पहचान का संकट और पारंपरिक मूल्यों से बदलाव हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसके राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो देश के बीच संबंध मजबूत होते हैं और प्रवासी समुदाय जो है वो लॉबिंग करते हैं, यानी देश जो अलग अलग कंट्रीज में जाके रहे तो वहां से जो अलग अलग कंट्रीज है उसका इंडिया के साथ रिलेशन भी अच्छा हुआ, तो ये भी हमें काफी ज्यादा जो है प्रॉफिट देता है। देन इसके बाद इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नागरिकता और अधिकार की समस्या देखने को मिलती है, नस्लवाद और भेदभाव देखने को हमें मिलता है। अब इसके शैक्षणिक प्रभाव की बात करें तो ज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ और स्थानीय प्रतिभा की इसमें जो है नेगेटिव पॉइंट्स में हमें देखने को मिलेगा कि स्थानीय प्रतिभा की इसमें कमी हुई। अब उसके बाद बात करें इसके पारिवारिक प्रभाव की तो आर्थिक सहयोग से परिवार की स्थिति में काफी ज्यादा जो है वो सुधार देखने को मिला। एंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भावनात्मक दूरी मिली और बच्चों और बुजुर्गों पर इसका जो है काफी ज्यादा असर पड़ता है। मतलब किसी की फैमिली अगर बाहर की कंट्रीज में रहती होगी तो डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स, अपने भाई या अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे उनको काफी ज्यादा मिस करते होंगे, क्योंकि एक बार अगर वो गया पर्सन तो 2 से 4 साल के लिए तो वो गया ही, तो डेफिनेटली 2 से 4 साल एक लंबा समय होता है कि आप किसी से या अपने चाहने वाले से इतने ज्यादा दिनों तक आप दूर रहे। तो ये सारे इसके जो है पॉइंट्स आप बता सकते हो। अब हम इसके कंक्लूजन या ओवरऑल इस पूरे यूनिट के निष्कर्ष की बात करें तो सिंपल है कि प्रवासन और डैशपोरा जो है वो आधुनिक समाज की एक महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल लोगों के स्थान परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों से भी ये जो है जुड़ा हुआ है। लोग बेहतर जीवन, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा की तलाश में प्रवास करते हैं, जिससे विभिन्न देशों में डैशपोरा समुदाय का निर्माण होता है। प्रवासन की बात करें तो प्रवासन और डैशपोरा ने एक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक संबंध को मजबूत किया है। वहीं दूसरी ओर परिवार से दूरी, संकट और ब्रेन ड्रेन जैसी चुनौतियों ने भी जो है चुनौतियां जो है वो उत्पन्न हुई है, यानी जन्म ली है। और इसलिए प्रवासन और डैशपोरा को संतुलित दृष्टिकोण को समझना काफी ज्यादा जो है आवश्यक है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा इस वाले यूनिट का ओवरऑल कंक्लूजन। अब बात करते हैं हम इसके सेकेंड यूनिट की। अब बात करें इसके सेकेंड यूनिट की, जो कि है प्रवासी भारतीयों का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। तो अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सिंपली हम वही देखेंगे कि जो भारतीय माइग्रेट हो गए उनके जो सोसाइटी में किस तरीके से उन्हें चुनौतियां देखने को मिली, किस तरीके से वो सारे इम्पैक्ट पड़े, उनके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रवासी भारतीय, जैसे मैंने बताया, वो लोग होते हैं जो भारत से बाहर जाकर अन्य देशों में बस जाते हैं, लेकिन अपनी भारतीय पहचान, संस्कृति, भाषा, धर्म और सामाजिक मूल्यों से जुड़े हुए रहते हैं। उन्हें ही हम प्रवासी भारतीय का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास जो है समझने में मदद करते हैं। इसी प्रकार भारतीय समुदाय ने प्रवासन यानी माइग्रेशन के बाद नई सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल यानी अडेप्शन किया और साथ ही अपने परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का काम किया। और यही जो है उनकी पहचान यानी आइडेंटिफाई, संघर्ष यानी स्ट्रगल,
समुदाय निर्माण यानी कम्युनिटी फॉर्मेशन, और सांस्कृतिक निरंतरता यानी कल्चर कम्युनिटीज की प्रक्रिया को जो है दर्शाने का काम करता है। तो ये इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। यानी सिंपल इसमें है कि जो भी माइग्रेट करके भारतीय थे, उन्होंने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म के साथ उन्होंने एक सामाजिक मूल्यों के साथ वो जुड़े रहे। तो यही मेनली है। अब हम इससे प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल ओरिजिन्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा की बात करें, यानी प्रवासी भारतीयों का जो इतिहास था वो किस तरीके से शुरू हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रवासी भारतीयों का इतिहास जो है उनका प्रारंभ होता है वो प्राचीन काल से ही माना जाता है। अब वो बहुत सारे रीजंस है कि जैसे कि व्यापारी यानी ट्रेडर्स जो हो गए, नाविक हो गए, धार्मिक विद्वान यानी रिलीजन्स स्कॉलर्स हो गए, व्यापारी ज्ञान और धर्म के प्रसार के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट हो गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारा वो है दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और अरब देश के यात्री जो है, इसके मेन एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जो कि क्या करते हैं, यात्रा के दौरान भारतीयों ने वहाँ स्थायी और अस्थायी रूप से जो है वो बस गए, बस्तियां बनाई और भारतीय संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज को प्रसार करने का यानी उसे अच्छे से डेवलप करने का काम उन्होंने किया। मध्यकाल में भारतीयों का प्रवासन व्यापारिक मार्गों यानी ट्रेड रूट से जो है किया जाता था, जिसमें राजनीतिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया गया। इस दौर में भारतीय व्यापारी मसाले, कपड़े और हस्तशिल्प का व्यापार करते हुए विदेशी क्षेत्रों में बस जाते थे। इसे प्रारंभिक डायस्पोरा समुदाय यानी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उसका जो है विकास हमें देखने को मिलता है। औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल पीरियड्स की बात करें तो प्रवासी भारतीयों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चरण में माने जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीयों को अनुबंधित मजदूर यानी इंडिपेंडेंस लेबर्स या सैनिक यानी सोल्जर्स जो है और कलर के रूप में कैरिबियन और मॉरिशस, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जैसे जो देश वहाँ पर उनको भेजा गया। कठिन परिस्थिति, भेदभाव और शोषण के बावजूद इन भारतीयों ने परिवार, समुदाय और सांस्कृतिक संस्थाओं की जो है वो स्थापना की। इस प्रकार प्रवासी भारतीयों का इतिहास शुरुआत माना जाता है। यानी प्रवासन की घटना नहीं बल्कि एक व्यापार, अनुवांशिक विस्तार, सांस्कृतिक संरक्षक, सामुदायिक निर्माण भी एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है जिसने आधुनिक भारतीय डायस्पोरा की नींव रखी। यानी ये इसका पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बता सकते हैं रिलेट करके कि किस तरीके से पहले लोग जो है वो माइग्रेट करते थे। यानी वो हमारे व्यापारी हो सकते हैं, ट्रेडर्स, या कुछ जो लेबर्स क्लास के लोग थे जो कि दूसरे देशों में माइग्रेट किए गए, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे काम करने के लिए वहाँ पे माइग्रेट किए गए। तो यही सारे जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के अंदर आएंगे। अब हम बात करें इसके सामाजिक जीवन और समुदाय निर्माण यानी सोशल लाइफ एंड कम्युनिटी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा की। तो ये क्या करते थे, विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ और समुदाय निर्माण यानी कम्युनिटी फॉर्मेशन उनकी पहचान को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन था। और ये क्या करते थे, नए देशों में पहुंचने पर उन्हें बहुत सारी जो है कठिनाइयां भी होती थी। जब सपोज किसी देश में आप गए, वहाँ की लैंग्वेज को आप नहीं जानते, तो how you to serve the life and मतलब how you communicate with any person on that places। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है कि आप वहाँ पे अगर आप वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लैंग्वेजेस को नहीं जानते तो बेसिकली आप उनसे बात कैसे करोगे, अपनी जो फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं हैं उसको कैसे व्यक्त करोगे, कोई चीज़ आपको नहीं है तो कैसे करोगे। तो ये बेसिकली एक रीज़न था, क्योंकि एक भाषाई कठिनाई हो सकता है, नस्लीय भेदभाव आप देख सकते हो उसमें, और एक सामाजिक असुरक्षा भी जो है उन्हें वहाँ पर महसूस होती थी, जिससे सामूहिक जीवन यानी कलेक्टिव लाइफ की आवश्यकता और अधिक वहाँ पर बढ़ गई। और प्रवासी भारतीयों ने अपने सहयोग के लिए एक सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, एक सामुदायिक संघ यानी कम्युनिटी एसोसिएशन का निर्माण किया, क्षेत्रीय व जातिगत संगठन बनाने में काम किया। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने व्यापारी आपसी सहयोग सहायता जो है उन्होंने मिली, सपोर्ट और रोजगार की जानकारियाँ जो है उन्हें मिली, और आवासीय व्यवस्था का इंतजाम हो गया, और सामाजिक सुरक्षा भी देखने को मिली। यानी जो बेसिकली इसके अंदर जो कम्युनिटी बिल्डिंग का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आप अगर एज अ डायस्पोरा या एज अ पर्सन कहीं माइग्रेट करते हैं किसी कंट्री में, तो वहाँ पर जाके आपसे मिलने जुलने वाले आपके कंट्री के लोग रहेंगे, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी भाषा, आपकी कम्युनिटी, आपके कल्चर को जानते हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। जैसे आप अगर देखेंगे कि आप अगर
इंडिया में किसी अदर कंट्री में है तो वहाँ पे इंडियन सिटीजन होंगे जो कि आपकी लैंग्वेजेस को पहचानेंगे, आपके कल्चर से, आपके पहनावे ओढ़ावे से आपको पहचान देंगे कि हाँ ही इज एन इंडियन पर्सन। तो वो फिर आपको अच्छे से एक मतलब अच्छी कम्युनिटी वहाँ पे आपकी बिल्ड हो जाएगी। वो आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे किसी भी चीज़ को ढूंढने में, चाहे वो रहने के लिए हो गया, सुरक्षा से रिलेटेड हो गया, खाने पीने या कोई भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपकी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये जो संगठन था, ये धीरे धीरे ये संगठन प्रवासी भारतीयों के सामाजिक जीवन की रीढ़ यानी बैकबोन बन गया और काफ़ी ज़्यादा जो है इनको हेल्प करा। इसने क्या करा, एक समुदाय निर्माण की प्रक्रिया में धार्मिक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिसमें प्रवासी भारतीयों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च स्थापित किए, जो केवल धार्मिक आस्था के केंद्र बने रहे, बल्कि सामाजिक मेलजोल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामुदायिक एकता के स्थल के रूप में भी ये बना। इन संस्थाओं ने नई पीढ़ी को भारतीय मूल्य यानी इंडियन वैल्यूज और संस्कृति से जोड़ने में सहायता की। यानी जो माइग्रेट होके लोग गए उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग से बेनिफिट ये हुआ कि वहाँ पर लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की जो है स्थापना करी, जिससे धार्मिक आस्था बढ़ी और उनका जो इंडियन वैल्यूज है वो भी उन्होंने बनाने की उसमें कोशिश करी। इस प्रकार सामाजिक जीवन और समुदाय निर्माण ने प्रवासी भारतीयों को नई सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूल एडेप्शन करने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान यानी कल्चर आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था। अब देन इसके बाद बात करें इसके सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ट्रेडिशंस की बात करें तो विदेशों में रहने के बावजूद प्रवासी भारतीयों ने अपनी संस्कृति यानी परंपरा, कल्चर, ट्रेडिशंस को सहेज कर रखा और नई सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखा और निरंतर प्रयास किया कि यह संरक्षण उनकी सांस्कृतिक पहचान यानी कल्चर आइडेंटिटी को मजबूत करने में अपनी मेन भूमिका जो है वो निभाएगी। प्रवासी भारतीयों की बात करें तो प्रवासी भारतीयों के त्योहार यानी फेस्टिवल जैसे कि दिवाली, होली, ईद, गुरु पर्व और नवरात्रि को सामूहिक रूप से मनाया, जिससे सांस्कृतिक एकता यानी कल्चरल यूनिटीज हमें वहाँ पर देखने को मिली। और इसके साथ ही भारतीय भोजन यानी इंडियन कुजिन, पारिवारिक वस्त्र, संगीत और नृत्य तथा लोक कथा या लोक कलाएं जो है वो प्रवासी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनी रही और इन गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार यानी ग्लोबल स्प्रेड भी हुआ। यानी प्रवासी भारतीय जब प्रवास करके माइग्रेट करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब गए तो बेसिकली इसके होने से ये हुआ कि भारत का जो लैंग्वेज है, भारत का जो रिलीजन है, भारत के जो त्यौहार है उसका भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना शुरू हुआ और वहाँ के भी जो लोग थे उन्होंने भी भारत का जो कल्चर है या अदर जो भी था उसको समझने का प्रयास करा। तो ये था पूरा इसका मेन जो है रीजन। अब बात करें भाषा यानी लैंग्वेज, धर्म और रिलीजन्स सांस्कृतिक संरक्षण के महत्वपूर्ण आधार बने और प्रवासी भारतीयों ने हिंदी, तमिल, पंजाबी, गुजराती जैसे भाषाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक सांस्कृतिक स्कूल और साहित्यिक मंच का निर्माण करा और धार्मिक संस्था स्थापित करने के लिए करा। इस प्रकार सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण प्रवासी भारतीयों के लिए केवल अतीत से जुड़ाव नहीं बल्कि पहचान की निरंतरता यानी कल्चर कंटिन्यूटी का माध्यम भी जो है ये बना। यानी बेसिकली उन्होंने अपने कल्चर्स को भी दूसरे कंट्री में प्रमोट करा, अपनी लैंग्वेज को भी दूसरी कंट्री में प्रमोट करा और साथ में ही उनके जो किड्स यानी उनके जो बच्चे भी होते थे उनको भी अपने कल्चर के साथ जोड़ने का या जोड़ के रखने का प्रयास करा। यानी अगर बात करें प्रवासी भारतीयों ने विदेश में रहते हुए भी अपने जो फेस्टिवल यानी दिवाली, होली, ईद, गुरु पर्व जैसे त्यौहार मनाए, भारतीय भोजन, कपड़े और संगीत को अपनाकर रखा, हिंदी, तमिल और पंजाबी, गुजराती जैसे भाषाओं को भी जीवित रखने का प्रयास करा। इससे ही भारतीय संस्कृति का जो है ग्लोबली जो है एडवर्टाइज हुआ, वैश्विक रूप से जो है ये इसका प्रसार जो है हमें देखने को मिलता है। अब बात करें पहचान और अनुकूलन की यानी आइडेंटिटी एंड एडेप्शंस की तो विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने जीवन में पहचान यानी आइडेंटिटी और अनुकूल यानी एडेप्शन एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखा, क्योंकि नए देशों में बसते समय उन्हें नई संस्कृति, भाषा, सामाजिक नियम और जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाने पर जो है साथ देने का प्रयास करा और भारतीय पहचान यानी इंडियन आइडेंटिटी को बनाए रखने की चुनौती भी बनी रही। इस दोहरे अनुभव ने उनके जीवन को एक विशेष रूप दिया। प्रवासी भारतीयों को कई बार नस्लवाद यानी रेसिज्म यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल
एक्सक्लूशन का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पहचान पर संकट उत्पन्न हुआ और इसके बावजूद उन्होंने अनुकूलन यानी एडेप्शन की प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय समाज में अपनी जगह बनाई और वह स्थानीय संस्कृति के कुछ तत्वों को अपनाते गए, जैसे भाषा, कार्यशैली, लेकिन अपनी संस्कृति, धर्म, त्योहार और पारिवारिक मूल्य को पूरी तरह नहीं छोड़ा। यानी वहाँ की जो कंट्रीज थी उसको, वहाँ के जो कल्चर्स थे, वहाँ का जो भी लैंग्वेज था उसको भी उन्होंने एडप्ट करा, उसको भी उन्होंने जो है अपना एडेप्शन करा, बट अपनी जो मेन कंट्री की लैंग्वेज थी, वहाँ के जो फेस्टिवल थे, उनका जो रिलीजन था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, यानी अपनी कंट्री के साथ भी वो जुड़े रहे। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रवासी भारतीयों ने एक द्वैत पहचान यानी ड्यूअल आइडेंटिटी जो है बना ली, जो कि जिससे हुआ क्या कि भारतीय भी इसमें जो है शामिल हुए और नए देशों के नागरिक भी वो बने रहे, यानी भारतीय भी रहे और एक नए देश के नागरिक भी बन गए। इस प्रकार पहचान और अनुकूल की यह प्रक्रिया प्रवासी भारतीयों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की एक मुख्य विशेषता जो है वो बन गई। प्रवासी भारतीयों की बात करें तो नस्लवाद, भेदभाव, पहचान का संकट का सामना जो है इन्हें करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थायी संस्कृति को अपना कर रखा और अपनी भारतीय पहचान को पूरी तरह छोड़ने का प्रयास नहीं करा, उसे भी उन्होंने बना कर रखा। इसे ही एक मिश्रित या द्वैत पहचान यानी ड्यूअल आइडेंटिटी जो है विकसित हुई है। ड्यूअल आइडेंटिटी जो है हम उसे कह सकते हैं। अब बात करें स्वतंत्रता के बाद का दौर, यानी जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था उसकी बात करें तो स्वतंत्रता जो है 1947 में मिली भारत को। इसके बाद जो है प्रवासी भारतीयों के प्रवासन के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस दौर में जो प्रवासन का मुख्य कारण था वो था अनुबंधित मजदूरी नहीं रहा और शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक अवसर जो है वो बन गए थे और बड़ी संख्या में छात्र यानी स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या आईटीआई प्रोफेसर जो थे वो बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग जो खाड़ी देश थे, अलग अलग जो कंट्रीज थे, वहाँ पर वो माइग्रेट हुए। तो ये भी एक बेसिकली रीज़न था उस समय, क्योंकि बेसिकली इतना जितना आज इंडिया डेवलप है उस समय उतना नहीं था, धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो उस समय के जो लोग थे वो बेसिकली क्या करते थे, अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान बनाने के लिए, जितने भी स्टूडेंट थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर गए थे। इस काल में एक शिक्षित और कुशल भारतीय डायस्पोरा यानी स्किल इंडियन डायस्पोरा का उदय हुआ, यानी उदय हुआ, जिन्होंने क्या करा, प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त की बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा यानी सोशल स्टेटस और राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हासिल किया और उन्होंने सांस्कृतिक संगठन, भारतीय संघ और धार्मिक संस्था स्थापित करने और अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखने का प्रयास करा। स्वतंत्रता के बाद के दौर में प्रवासी भारतीयों ने भारत और मेजबान देशों के बीच एक सेतु यानी ब्रिज की भूमिका निभाई और रेमिटेंस, निवेश, ज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान तथा संस्कृति के संपर्क के माध्यम से उन्होंने भारत के विकास में भी अपना योगदान दिया। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद का दौर भी आधुनिक भारतीय डायस्पोरा के निर्माण का एक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण चरण देखने को हमें मिल सकता है। 1947 के बाद की बात करें तो इसमें जो मेन आप पॉइंट्स बता सकते हो, की पॉइंट्स में रखकर, वो ये आप बता सकते हो कि जितने भी स्किल्ड वाले डायस्पोरा जो है उस समय जो है इसका निर्माण हुआ, जिसमें जितने भी भारतीय छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी प्रोफेसर थे या प्रोफेशनल थे, उन्होंने जो है अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में माइग्रेट करने का जो है करा, जैसे कि अमेरिका, यूरोप और अन्य कंट्रीज में। और इन्होंने आधुनिक शिक्षा, भारतीय डायस्पोरा उभारने का या निकालने का जो है इन्होंने प्रयास करा और इससे क्या हुआ, अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध जो है वो मजबूत हुआ। तो ये पूरे पॉइंट जो है आप इसमें बता सकते हैं। देन अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल है कि जो प्रवासी भारतीयों का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास यह दिखाता है कि विदेशों में रहने के बावजूद भारतीयों ने अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान को बनाए रखा। उन्होंने नई परिस्थितियों के साथ खुद को ढाला, साथ ही साथ अपने समुदाय को भी मजबूत किया और समय के साथ प्रवासी भारतीयों ने शिक्षा, काम और समाज में अच्छी जगह बनाई और भारत तथा अन्य देशों के बीच संबंध को भी मजबूत करने का प्रयास करा। इस तरह प्रवासी भारतीयों का इतिहास संघर्ष, अनुकूलन और सांस्कृतिक निरंतरता का एक सरल और प्रेरणादायक कहानी भी हम मान सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड का ही जो पार्ट सेकंड है उसको हम देखने वाले हैं।
यूनिट सेकंड के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल भारतीय डायस्पोरा यानी इंडियन डायस्पोरा उन लोगों को कहा जाता है जो भारत से बाहर जाकर विभिन्न देशों में बस गए। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन में वही सारी बातें हैं, तो आप देख सकते हैं। और बसे जो वो बेसिकली तो वो कल्चर्स के लिए वहाँ लैंग्वेज, धर्म, रिलीजन्स और परंपरा यानी ट्रेडिशन से जुड़े रहे। और भारतीय डायस्पोरा का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास यानी सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री जो है समझाने में मदद करता है। ठीक इसी प्रकार भारतीयों ने प्रवासन यानी माइग्रेशन के बाद भी नए समाज यानी होस्ट सोसाइटी के साथ अनुकूलन यानी एडेप्शन किया और साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चर हिस्ट्रीज को जो है सुरक्षित रखने का प्रयास करा। यह इतिहास केवल स्थानीय परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि इसमें समुदाय निर्माण यानी कम्युनिटी फॉर्मेशन, पहचान यानी आइडेंटिटी, सांस्कृतिक निरंतरता यानी कल्चर कंटिन्यूटी और सांस्कृतिक मिश्रण यानी कल्चर हाइब्रिडेशन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे। और भारतीय डायस्पोरा ने समय के साथ वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु यानी कल्चरल ब्रिज की भूमिका भी निभाकर रखी। अब बात करें भारतीय डायस्पोरा का सामाजिक इतिहास यानी जो इनका सोसाइटी से रिलेटेड जो हिस्ट्री था उसकी बात करें तो ये भारतीय डायस्पोरा का सामाजिक इतिहास यह दर्शाता है कि किस प्रकार भारत से बाहर बसे लोगों ने सामाजिक परिस्थितियां अपनाने के लिए स्थान बनाया और साथ ही अपनी सामाजिक पहचान यानी सोशल आइडेंटिटी को बनाए रखा। और प्रारंभिक दौर में प्रवासी भारतीयों को भाषीय समस्या, नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के कारण भारतीयों ने सामूहिक जीवन, कलेक्टिव लाइफ और आपसी सहयोग को जो है महत्व दिया। और समय के साथ प्रवासी भारतीयों ने परिवार व्यवस्था यानी फैमिली सिस्टम, रिश्तेदारी नेटवर्क और समुदाय संगठन विकसित किया। और उन्होंने जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर सामाजिक समूह बनाए रखा जिससे सामाजिक सुरक्षा और एकता बनी रही। धार्मिक संस्था जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे ने न केवल धार्मिक केंद्र बने बल्कि सामाजिक मेलजोल, समुदाय का भी निर्माण इन्होंने किया। शिक्षा और आर्थिक उन्नति के साथ भारतीय डायस्पोरा की सामाजिक स्थिति मजबूत होती गई और वे धीरे धीरे मुख्य समाज यानी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल हुए और राजनीतिक, व्यापार तथा पेशेवर क्षेत्र में बने रहे। यानी सिंपल आप इसमें ये बता सकते हैं कि इन्होंने जो है भारतीय डायस्पोरा समुदाय जो था उन्होंने सोसाइटी के साथ भी वो जुड़े रहे, अपना एक सोशल आइडेंटिटी भी बना के रखा और एक मल्टीपल सपोर्ट्स भी जो है सोसाइटी के साथ बनाकर रखा, अपने फैमिली के साथ भी रिलेशन बना के रखा, अपने रिश्तेदारों के भी साथ रिलेशन जो है उन्होंने बना कर रखा। अब इसके सामाजिक संरचना की बात करें तो विदेशों में बसे भारतीयों ने परिवार और रिश्तेदारी को भी महत्व दिया। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक समूह भी बनाने का प्रयास करा। इससे हुआ क्या कि इन्होंने आपसी सहयोग के लिए समुदाय संगठन बनाया और सामाजिक सुरक्षा और एकता को भी बना कर रखा। सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो भारतीय डायस्पोरा को नस्लीय भेदभाव, भाषीय कठिनाई और पहचान संकट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन शिक्षा और संगठन के माध्यम से उन्होंने इस समस्याओं को भी कम किया। सामाजिक उन्नति की बात करें तो समय के साथ भारतीय डायस्पोरा ने शिक्षा में प्रगति की, आर्थिक स्थिति मजबूत की और समाज में सम्मानजनक जो है स्थान भी प्राप्त इन्होंने किया। यानी सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने आप को डेवलप करा और अच्छी जो है एक अपनी पहचान, आइडेंटिटी जो है बना कर रखी। अब भारतीय डायस्पोरा का सांस्कृतिक इतिहास की बात करें यानी जो उनके कल्चर से रिलेटेड जो हिस्ट्रीज है उसकी बात करें तो भारतीय डायस्पोरा का जो सांस्कृतिक इतिहास है वो ये बताता है कि वो अपने भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को कैसे उन्होंने बनाकर रखा। विदेशों में रहने के बाद भी प्रवासी भारतीयों ने अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे भारतीय भोजन, पारंपरिक कपड़े और संगीत, नृत्य को अपनाने का प्रयास करा। प्रवासी भारतीयों ने दिवाली, होली, ईद, गुरु पर्व और नवरात्रि जैसे त्योहार को मिलजुल कर मनाया और इन त्योहारों के माध्यम से उन्होंने केवल मेल जोल को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि अपनी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशंस भी दी, जिससे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थल सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बन गए। भाषा भी सांस्कृतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा रही और प्रवासी भारतीयों ने हिंदी, तमिल, पंजाबी, गुजराती जैसे भाषाओं को घर और समुदाय में जीवित रखने का प्रयास करा। और इससे क्या होगा, समय के साथ साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है और लोगों का मेल जोल भी हमें देखने को मिलता है, जिससे क्या हुआ, एक मिली जुली संस्कृति का जो है निर्माण हुआ। और इस प्रकार भारतीय डायस्पोरा संस्कृति ने इतिहास में यह दिखाया या बदलाव किया कि भारतीय संस्कृति जो है वो
अभी भी ह्यूमंस में जीवित है और वो अपने कल्चर्स को किसी दूसरे कंट्री में भी प्रमोट करने की ताकत रखते हैं। पहचान और सांस्कृतिक मिश्रण की बात करें तो विदेशों में रहने के बाद भी जो भारतीय डायस्पोरा थे, उन्होंने अपनी पहचान सांस्कृतिक मिश्रण को जो है स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में रखा और प्रवासी भारतीयों में जब नए देशों में बसे तो उन्होंने एक भाषा, रीति रिवाज, जीवन शैली और सामाजिक नियम को अपना कर रखा। इससे हुआ क्या कि उन्होंने अपनी भारतीय पहचान यानी इंडियन आइडेंटिटी को, अपने पारिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक परंपराओं को भी बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयास करा। इस स्थिति में प्रवासी भारतीय दो संस्कृतियों के बीच जीवित जीवन जो है वो जीते रहे, यानी एक तो अपनी कंट्री से रिलेटेड अपनी जो लैंग्वेज, अपनी जो भाषा, अपना जो ट्रेडिशन है उसको इन्होंने जिया, एंड दूसरा जिस कंट्री में वो प्रवास करके गए वहाँ का जो लैंग्वेज है, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है उसको भी उन्होंने अच्छे से इंजॉय करा या उसको भी जीने का प्रयास करा। एक और भारतीय त्यौहार, भोजन और धार्मिक परंपराएं जो है वो निभाते थे, दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति के साथ तालमेल भी बिठाते थे। इसी एक मिलीजुली या मिश्रित संस्कृति का विकास होता है जिसमें भारतीय और स्थानीय दोनों संस्कृतियों के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और समय के साथ साथ इसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने पहचान और सांस्कृतिक मिश्रण को भी पूरी तरीके से संतुलित रखा और दोनों तरफ अपनी आइडेंटिटी को बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करी। अब आधुनिक काल में भारतीय डायस्पोरा की बात करें तो आधुनिक काल में भारतीय डायस्पोरा दुनिया के लगभग हर देशों में फैला हुआ है और आज केवल प्रवासी भारतीय केवल मजदूर या व्यापारी ही नहीं बल्कि आईआईटी प्रोफेशनल या आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्यमी और राजनीतिक नेताओं के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अलग अलग कंट्रीज में हमें नजर आते हैं, जो कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने भारतीयों के विदेश जाने की प्रक्रिया को काफी ज्यादा जो है तेज कर दिया, जिससे भारी मात्रा में जो भारतीय समुदाय है वो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और अन्य कंट्रीज में जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं, जो कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रवासी भारतीय अपने मूल देश भारत से लगातार जुड़े हुए भी रहते हैं। आज का भारतीय डायस्पोरा अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए स्थानीय समाज को भी सक्रिय रूप से भागीदारी देता है और अपने जो इंडियंस फेस्टिवल्स, लैंग्वेज और उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें भी वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने न केवल जो है आधुनिक काल में भारतीय डायस्पोरा ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर भी भारत की पहचान यानी इंडियन आइडेंटिटी को बनाने का पूरा पूरा इन्होंने प्रयास करा। आज भारतीय डायस्पोरा जो है वो वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली रहा, शिक्षा, राजनीति, व्यापार और तकनीक में सक्रिय रूप इन्होंने निभाया और भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करने की पूरी तरीके से इन्होंने जो है वो कोशिश करी। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल आप इसमें ये बता सकते हो कि भारतीय डायस्पोरा का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास ये दिखाता है कि प्रवासी भारतीयों ने अपनी पहचान, संस्कृति और मूल्य को बनाए रखा और देशों में सफलतापूर्वक जो है वो अनुकूलन उसका जो है किया और समय के साथ साथ उन्होंने बेहतर जीवन को भी अपनाया और साथ में अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी अपने सांस्कृतिक विकास में भी काफ़ी ज़्यादा अपना जो है योगदान या कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया। आधुनिक काल में बात करें तो डायस्पोरा ने वैश्वीकरण, तकनीक और शिक्षा के माध्यम से भारत और विश्व के बीच एक मजबूत सेतु यानी ब्रिज का काम किया और साथ ही साथ भारतीय डायस्पोरा ने केवल प्रवासन की कहानी है बल्कि संघर्ष, समन्वय और सांस्कृतिक समृद्धि की भी एक काफ़ी बहुत बड़ी जर्नी जो है हम कह सकते हैं। तो यहीं के साथ हमारा सेकेंड यूनिट भी खत्म होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट जो कि यूनिट 3 है। इसके अंदर हम जो माइग्रेशन यानी प्रवासी भारतीयों में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समकालीन जो मुद्दे थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो लगभग वही लाइनें लिखी हुई है, एक बार मैं मेन पॉइंट्स आपको इसके बता देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर के पॉइंट्स हैं। तो प्रवासी भारतीयों ने यानी इंडियन डायस्पोरा केवल अपनी संस्कृति यानी कल्चर, परंपरा यानी ट्रेडिशन, पहचान यानी आइडेंटिटी को बनाए रखने में ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वे राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। इन्होंने अपना आर्थिक योगदान यानी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और राजनीतिक भागीदारी यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से भारत और मेजबान देश के बीच अपना संबंध जो है मजबूत करा और साथ ही साथ प्रवासी भारतीयों ने समकालीन मुद्दे यानी कंटेम्पररी इशू जैसे पहचान की चुनौतियों को भी जो है इन्होंने अपने सिटीजनशिप
के और नस्लवाद यानी डिस्क्रिमिनेशन और श्रमिक अधिकार यानी लेबर राइट्स का सामना भी करते हुए इन सभी पहलुओं से हमें प्रवासी भारतीयों की आधुनिक भूमिका को भी समझने में मदद मिलती है। यानी उन्होंने अपने कल्चर्स, अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी आइडेंटिटी को बनाते हुए, ये सारी चुनौतियों को देखते हुए भी उन्होंने अपनी पहचान जो है वो बनाए रखी। अब इसके सबसे पहले इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें यानी आर्थिक योगदान की, तो प्रवासी भारतीयों ने केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विदेश जाते हैं, बल्कि वे भारत और अपने मेजबान देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक कंडीशन को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और उनकी जो आर्थिक योगदान है यानी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, उसको मुख्य रूप से रेमिटेंस, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रेमिटेंस जो है इसे कहा जाता है, जिससे क्या हुआ, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और ग्लोबली ट्रेड के माध्यम से वो अपने देश के साथ दूसरे देशों के जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी डेवलप करने में हेल्पफुल रहते हैं। रेमिटेंस की बात करें तो ये सिंपल आप कह सकते हो कि प्रवासी भारतीय भारत को बड़ी मात्रा में पैसे भेजते हैं, जिससे रेमिटेंस कहा जाता है। रेमिटेंस सिंपल वही है, ये पैसे परिवार की आर्थिक स्थिति यानी फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए वो भेजते हैं। इसके माध्यम से लोग शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य में निवेश कर पाते हैं। और रेमिटेंस भारत की विदेशी मुद्रा भंडारण यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वेशन और अर्थव्यवस्था की मजबूती यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल अपनी जो है वो निभाती है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमारे हेल्पफुल रहता है उसकी बात करें तो प्रवासी भारतीय व्यवसाय यानी बिजनेस, स्टार्टअप, रियल एस्टेट और उद्योग इंडस्ट्री में भी निवेश करते हैं। यह निवेश रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद करता है। और इस निवेश से होता क्या है कि भारत और अन्य देशों के बीच एक आर्थिक संबंध यानी इकोनॉमिक लिंकिंग्स जो है मजबूत होती है। और इंडिया या कोई अदर कंट्रीज के साथ जिसके साथ ये रिलेशंस हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ग्लोबली ट्रेड की बात करें तो प्रवासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क यानी इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क बनाकर रखते हैं। और इसके जरिए भारतीय उत्पाद यानी इंडियन प्रोडक्ट, सर्विसेज जो है वो विदेश में भेजी जाती है। यह न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय पहचान यानी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अन्य आर्थिक प्रभाव यानी अदर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो प्रवासी भारतीय अपने व्यवसाय यानी कौशल, प्रोफेशनल स्किल्स और तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज से जो अलग कंट्रीज में जाकर वो अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करते हैं। और वैश्विक यानी अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से दोनों देशों के आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को भी बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी इकोनॉमिकल भी वो काफ़ी ज़्यादा जो माइग्रेट करके प्रवासी भारतीय लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक कंडीशंस को बनाने में या उनको अच्छे से इकोनॉमिक अपना जो है कंपेरिजन्स करते हुए उनको सहयोग देने का भी काम करते हैं। अब राजनीतिक भागीदारी यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो प्रवासी भारतीय जो थे वो पॉलिटिकल में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा न केवल आर्थिक रूप से सक्रिय है बल्कि वे अपने पॉलिटिकल स्पेयर यानी पॉलिटिकल रूप से भी जो है वो जुड़े रहते हैं, वो राजनीतिक भागीदारी भी निभाते हैं। दो स्तर पर उनकी जो है राजनीतिक भागीदारी हमें देखने को मिलती है। पहला तो मेजबान देश यानी होस्टिंग कंट्री, और दूसरा जो इंडिया है उसके साथ भी वो अपना जो है वो पॉलिटिकल रिलेशन बना कर रखते हैं दोनों कंट्रियों के बीच में। या तो वो प्रवासी देश में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं और इंडियन की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वो देते हैं। मेजबान देशों में राजनीतिक भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन इन होस्टिंग कंट्रीज की बात करें या होस्ट कंट्री की बात करें तो प्रवासी भारतीय स्थानीय राजनीति यानी लोकल पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रहते हैं। वे संसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज भी वो चुने जाते हैं। मंत्री यानी मिनिस्ट्रीज, मेयर और अन्य पदों पर भी जो है वो पहुंच सकते हैं या पहुंच चुके हैं भी बहुत सारे लोग। आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियन सिटीजन है उन्होंने अपनी जो है पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी भागीदारी की बात करें तो स्थानीय निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भारतीय समुदाय की आवाज़ भी शामिल होती है। इसलिए समुदाय का सशक्तिकरण यानी कम्युनिटी एम्पावरमेंट और सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इन्फ्लुएंसर का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है बढ़ावा देखने को हमें मिलता है। यानी इकोनॉमिकल भी वो हेल्प करते हैं, पॉलिटिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा
हेल्प करते हैं भारत या अदर कंट्री को। अब भारत के साथ इनके संबंध की बात करें यानी कनेक्शंस विद इंडिया की, तो ये प्रवासी भारतीय भारत के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे यानी पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज में भी सक्रिय रूप से रहते हैं। वे भारत और मेजबान देशों के बीच संबंध यानी इंडियन होस्ट कंट्रीज रिलेशंस को मजबूत करने में भी मदद करते हैं, और उनकी भागीदारी जो है वो संस्कृत और आर्थिक सेतु यानी कल्चर एंड इकोनॉमिक ब्रिज का काम करती है। यानी वो अपनी जो कंट्रीज है उसके साथ भी जुड़े रहते हैं और अदर जो होस्टिंग कंट्रीज है उसके साथ भी वो अच्छी तरीके से अपने दोहरी नागरिकता को निभाने का प्रयास करते हैं। वैश्विक मंच पर प्रभाव की बात करें यानी इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की, तो प्रवासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मंचों पर भारत के हित यानी इंडियंस के जो इंटरेस्ट है उसका भी समर्थन करते हैं। वह वैश्विक मुद्दे जैसे कि श्रमिक अधिकार यानी लेबर राइट्स, ट्रेड पॉलिसीज और सांस्कृतिक कार्य यानी कल्चर इवेंट्स में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको सिंपल आप एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो किसी कंट्री में जाते हैं और अगर वहाँ पे इंडियन सिटीजन है तो वो उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं, तो उससे वो मिलते हैं, अपनी जो कल्चर एक्टिविटीज़ होती है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना जो भारतीय नृत्य हो गया उसको दिखाते हैं, अपने जो भारत के पहनावे होते हैं, जो ट्रेडिशंस होता है उसको दिखाने का वो प्रयास करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, वो अपने जो वैश्विक रूप से अपने पहचान बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। समकालीन मुद्दे यानी कंटेम्परेरी इश्यूज की बात करें तो प्रवासी भारतीय यानी इंडियन डायस्पोरा आज के समय में कई समकालीन चुनौतियां यानी कंटेम्परेरी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और ये मुद्दे उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसके पहचान और आइडेंटिटी की बात करें तो इंडियन एंड सिटीजनशिप्स की बात करें आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की बात करें तो प्रवासी भारतीयों को अक्सर द्वैत पहचान यानी मैं बताया था ना आपको ड्यूअल आइडेंटिटी का सामना करना पड़ता है। दूसरे और तीसरी पीढ़ी के प्रवासियों के लिए नागरिकता यानी सिटीजनशिप राइट और कानूनी पहचान की समस्या अधिक होती है, और इस स्थिति में वो मूल देश यानी इंडिया और होस्टिंग कंट्री के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी देखते हैं। यानी उनके सामने कई तरीके की जो है चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती है, यानी जो इश्यूज होते हैं उसकी भी हमें बात करनी है। तो बहुत सारे इश्यूज वो देखने को मिल सकते हैं कि भाई वहाँ की उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती, तो हो सकता है अगर वहाँ की सिटीजनशिप भी ना मिले और इंडिया की सिटीजनशिप भी अगर उनकी चली गई तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोनों तरफ उन्हें जो है वो ड्यूअल आइडेंटिटी का सामना करना पड़ता है। भेदभाव और नस्लवाद यानी डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म भी हमें देखने को मिलता है। यानी कई देशों में जो प्रवासी भारतीय हैं उनको रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार यानी सोसाइटी एक्सक्लूशन का भी सामना करना पड़ता है, और कभी कभी ये घृणा अपराध यानी हेट क्राइम तक भी पहुंच जाता है। यानी उनकी सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी और कम्युनिटी कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करने का ये काम करते हैं। यानी जब किसी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा उसके रंग के या उसके कल्चरल एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है टॉर्चर फील करेगा, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है इनको देखने को मिलती है। लेबर राइट्स भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यानी विशेष रूप से जो है गल्फ कंट्रीज़ और अन्य विदेशी देशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों को कम वेतन यानी लो वेजेस, खराब कार्य स्थिति यानी पुअर वर्किंग कंडीशन और कानूनी सुरक्षा की कमी यानी लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यानी उनके लिए कुछ और रूल्स एंड उनके जो कंट्रीज़ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए वो कुछ तरीके के अलग रूल्स जो है निभाते हैं। यानी इंडियन सिटीजन जो होते हैं उनको कुछ और वेजेस देते हैं, एंड जो अलग कंट्रीज के लोग हैं उनको कुछ डिफरेंट तरीके के वेजेस या अलग तरीके की फैसिलिटीज दी जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है देखने को मिलता है। इन समस्याओं के कारण प्रवासी श्रमिकों की जो जीवन गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित होते हैं। वैश्विक स्तर यानी ग्लोबली बात करें इसकी तो महामारी यानी पेंडेमिक, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रेसिसिजन और सामरिक संघर्ष प्रवासी भारतीयों की नौकरी, एम्प्लॉयमेंट और सुरक्षा को प्रभावित करने का कार्य करती है। ऐसे समय में उनकी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन और सामाजिक आय स्थिरता यानी सोशल स्टेबिलिटी जो है वो स्थिर हो सकती है। तो बहुत सारे जो है उनको चीज़ें झेलनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं भी देखनी पड़ती है उनको। तो इन सारी जो इश्यूज है उनके साथ वो उसको फेस करते हैं।
एंड एक बार मैं फिर बता दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो दोनों लैंग्वेजेस में ये नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें पर्सनल डीएम कर देंगे एंड ओनली 30 रुपीज़ पे करके आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। अब इसके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने केवल भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं बल्कि वे राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय योगदान भी दिया और जबकि उन्होंने पहचान, भेदभाव और श्रमिक अधिकार जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और इन्हीं मुद्दों को समझना और समाधान करना प्रवासी भारतीयों के भविष्य के लिए एक वैश्विक स्थिति के लिए आवश्यक जो है वो हो जाता है। तो ये था हमारा यूनिट 3। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट यूनिट यानी यूनिट 4 की, कि इसके अंदर आपको किस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो उसकी बात करते हैं भारतीय प्रवासी समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ, यानी जो भारतीय प्रवासी हैं उनके साथ में किस तरीके की जो चुनौतियाँ हैं वो आती है उसके बात करेंगे। यानी किस तरीके के उन पर जो है समस्याओं के साथ साथ उन पे जो चुनौतियाँ होती है जिससे वो लड़ते हैं उसकी बात करें। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो भारतीय समुदाय की बात करें तो भारतीय समुदाय इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी वे लोग हैं जो भारत से बाहर जाकर विदेशों में रहते हैं। तो डेफिनेटली अब तो ये इतना आप पढ़ते आ रहे हो तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो ये ऐसी सोसाइटीज़ होती है यानी जो सांस्कृतिक, कल्चर और आर्थिक रूप से अपने जीवन को महत्वपूर्ण जो है योगदान देते हैं भारत के अंदर भी। तो ये तो आप इंट्रोडक्शन आप हालांकि बता ही देंगे। और विदेशों में रहने के दौरान उन्हें कई चुनौतियां यानी चैलेंजेस जो है वो देखने पड़ते हैं। इन चुनौतियों का प्रभाव उनके सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ, राजनीतिक भागीदारी यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन और सांस्कृतिक पहचान यानी कल्चरल आइडेंटिटी पर भी पड़ता है। तो ये पूरे इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे। अब उन्हें किस तरीके के जो है चैलेंजेस देखने पड़ते हैं या किस तरीके के चैलेंजेस को वो फेस करते हैं, इसके की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला और मेन चैलेंजेस जो उन्हें देखने को मिलता है विच इज सोशल चैलेंजेस यानी सामाजिक चुनौतियाँ। अब सामाजिक चुनौतियाँ कैसे कि उन्हें नस्लवाद और भेदभाव देखने को मिलता है। उनके जो आइडेंटिटी क्राइसिस है यानी पहचान की संकट देखने को मिल सकती है। सामाजिक अलगाव और समुदाय निर्माण की कठिनाइयाँ यानी सोशल इशोलेशंस एंड कम्युनिटी चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलती है। और आर्थिक चुनौतियाँ यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलती है। और तीसरा हमारा राजनीतिक चुनौतियाँ और सांस्कृतिक चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिलती है। तो 4 मेन चुनौतियाँ हैं जो आप बता सकते हो। एक तो सोसाइटी चैलेंजेस, दूसरा आप बता सकते हो यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस, तीसरा राजनीतिक चुनौतियाँ यानी पॉलिटिकल चैलेंजेस, फोर्थ है कल्चर चैलेंजेस यानी सांस्कृतिक चुनौतियाँ। तो अब इनकी डिटेल में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सामाजिक जो चुनौतियाँ यानी सोशल चैलेंजेस है उसके बारे में। तो सामाजिक चुनौतियाँ यानी सोशल चैलेंजेस वह समस्याएं और कठिनाइयाँ हैं जो प्रवासी भारतीयों के सामाजिक जीवन यानी उनकी जो सोशल लाइफ है उससे जुड़ी हुई होती है, उनके कम्युनिटी और सोशल आइडेंटिटी को प्रभावित करती है। और ये चुनौतियाँ उनके स्थानीय समाज यानी होस्ट सोसाइटी और समयोजन यानी एडेप्शन और सामाजिक समृद्धि यानी सोशल वेलबींग के में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाधा डाल सकती है। मुख्य सामाजिक चुनौतियाँ यानी की सोशल चैलेंजेस की बात करें, जो इसमें सोशल चैलेंजेस में जो की फैक्टर्स हैं उसकी बात करें तो उन्हें जो है भेदभाव और नस्लवाद देखने को मिलता है यानी डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म जो है देखने को मिलता है। यानी कई देशों में प्रवासी भारतीयों को उनके जाति, नस्लीय भेदभाव का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। इसका असर उनके सामाजिक समान यानी सोशल रेस्पेक्ट और समुदाय के सहभागिता यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर भी पड़ता है। तो ये तो हुआ कि अगर उन पे जो डिस्क्रिमिनेशंस मतलब भेदभाव जो नस्लवाद के उस पर किया जा रहा है उसकी बात हुई। अब बात करें इनके पहचान के संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस की, तो इसमें क्या होता है नई पीढ़ी का द्वैत पहचान यानी ड्यूअल आइडेंटिटी की जो है समस्या होती है। कोई उनकी अगर नई पीढ़ी आए इन फ्यूचर मतलब उनके चाइल्ड हुए तो उनकी आइडेंटिटी बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। उन मूल देशों यानी इंडिया और मेजबान देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतीपूर्ण लगता है। यानी वो इंडियन नागरिक रहेंगे या उस कंट्री के नागरिक रहेंगे, किसकी सिटीजनशिप उन्हें मिलेगी, किसकी नागरिकता उन्हें मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए उस सिचुएशन में हो जाता है। सामाजिक अलगाव यानी सोशल इंसुलेशंस की बात करें तो भाषा, संस्कृति
और सामाजिक व्यवहार में अंतर होने के कारण कई प्रवासी भारतीय अकेलेपन यानी लोननेस और समुदाय से अलगाव यानी कम्युनिटी पोल्यूशंस जो है वो महसूस करते हैं, यानी सोसाइटी से भी वो कभी कभी अपने आप को ना एक अलग थलग सा मानने लग जाते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनके लिए चैलेंजेस बन जाते हैं। और उसके बाद चैलेंजेस इन कम्युनिटी फॉर्मेशन की बात करें यानी समुदाय के निर्माण की कठिनाइयों की बात करें, तो प्रवासी भारतीयों को सामाजिक संगठन यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क बनाने में भी समय लगता है और नए देशों में सामाजिक सहयोग और एकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस जो है उन्हें देखने को मिलते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले जो चैलेंजेस की बात करी वो था इनका पहला चैलेंजेस जो कि हमारा था सोशल चैलेंजेस यानी सामाजिक चुनौतियां। अब हम बात करें इकोनॉमिक चैलेंजेस यानी आर्थिक चुनौतियों की, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस आप कह सकते हो कि आर्थिक चुनौतियां वे समस्याएं हैं जो कठिनाई तो है जो प्रवासी भारतीयों के आर्थिक जीवन यानी इकोनॉमिक लाइफ, उनके एम्प्लॉयमेंट और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको प्रभावित करती है। और ये चुनौतियां प्रवासी भारतीयों के जीवन गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोसाइटी स्टेटस को भी प्रभावित करने का काम करती है, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है वो। अब इनके मुख्य आर्थिक चुनौतियां यानी की इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो इसमें जो आ सकता है सबसे पहला पॉइंट्स वो है रोजगार और नौकरी की असुरक्षा यानी जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री या इनसिक्योरिटीज जो है हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में इनसिक्योरिटी यानी प्रवासी भारतीयों को अक्सर स्थायी रोजगार यानी स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, सुरक्षित नौकरियां यानी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। तो ये काफी बड़ा चैलेंजेस जो है उनके सामने आ जाता है। वो अस्थायी या अनुबंधित नौकरियां यानी टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स करने में भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब भी करना पड़ता है या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ से वो जिस जॉब के लिए गए हैं वहां जाकर इसके अलावा उनसे कुछ और काम जो है वो करवाया जा रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर की बात करें इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर तो वो है कम वेतन और अधिक अधिकारों की कमी यानी लो वेजेस एंड लैक ऑफ लेबर राइट्स, यानी उनको वेजेस भी कम दिए जा रहे हैं और उनके जो राइट्स है वो भी उनसे छीन लिए जा रहे हैं। तो विशेष रूप से खड़ी देश यानी गोल्फ कंट्रीज और अन्य विदेशी देशों में प्रवासी श्रमिकों को कम वेतन, खराब कार्य परिस्थिति यानी पुअर वर्किंग कंडीशन और कानूनी सुरक्षा की कमी यानी लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन का भी सामना करना पड़ता है, यानी उनकी सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित होती है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता यानी ग्लोबली इकोनॉमिक की बात करें तो महामारी यानी पेंडेमिक, आर्थिक मंदी, युद्ध जैसी वैश्विक घटना प्रवासी भारतीयों की आर्थिक स्थिति को अस्थिर कर देती है। इससे उनके जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भविष्य की योजना यानी फ्यूचर प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित होती है। इसके बाद बात करें इनके हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड टैक्सेस इशू की बात करें यानी उच्च जीवन और लागत और कर संबंधित मुद्दे, यानी कुछ देशों में महंगी जीवन शैली यानी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और उच्च कर यानी टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे जो माइग्रेट कर गए भारतीय होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है आर्थिक दबाव पड़ता है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात हम इसके जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक चुनौतियां हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राजनीतिक चुनौतियां जो है वो है पॉलिटिकल चैलेंजेस। ये वो समस्याएं हैं जो प्रवासी भारतीयों के राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स यानी जो उनके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन और जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रभावित करता है। यानी उन्हें मेजबान देश यानी होस्ट कंट्री में पूरी तरह से सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाने से रोकती है और कभी कभी उनके भारत के साथ संबंध को भी प्रभावित करने का प्रयास जो है वो करती है। अब इसके जो की फीचर्स यानी की चैलेंजेस की बात करें पॉलिटिकल के अंदर, तो सबसे पहला और मेन जो आता है वो है नागरिकता और अधिकारों से संबंधित समस्या यानी सिटीजनशिप एंड राइट्स इश्यूज जो होते हैं वो है कई देशों में प्रवासी भारतीयों को पूर्ण रूप से नागरिक अधिकार यानी फुल सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिलता। कुछ मामलों में उन्हें वोटिंग अधिकार यानी वोटिंग राइट्स या सार्वजनिक पद यानी पब्लिक ऑफिसर या ऑफिस पर आने की अनुमति भी नहीं होती। यानी बहुत सारे देशों में ऐसा है जो कि इंडियन सिटीजनशिप को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है या उन्हें किसी तरीके से सार्वजनिक यानी पब्लिक ऑफिस में जाने का जो है राइट्स नहीं दिया जाता। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। राजनीतिक भागीदारी में सीमाओं यानी लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो प्रवासी भारतीयों का
स्थायी और राष्ट्रीय राजनीति यानी लोकल एंड नेशनल पॉलिटिक्स में प्रभाव जो है वो सीमित होता है और उन्हें समुदाय की आवाज़ यानी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी उनके जो आपसी समुदाय, जो भारतीय समुदाय, भारतीय इंडियन कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर है, उनकी जो भी विचार से, उनके जो भी थॉट्स हैं, उसको जो है किसी के सामने प्रेजेंट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजेस उन्हें देखने को मिलते हैं अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के खिलाफ बोलने के लिए। मेजबान देश और भारत के बीच संतुलन यानी बैलेंसिंग होस्ट कंट्रीज एंड इंडियन रिलेशंस की बात करें तो प्रवासी भारतीयों को भारत और मेजबान देशों के बीच राजनीतिक मुद्दे यानी पॉलिटिकल इशूज में भी संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है और कभी कभी उनकी दोहरी निष्ठा यानी ड्यूअल लॉयल्टी को भी लेकर सवाल उठाया जाता है कि यानी उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो ईमानदारी है, उस पर भी काफ़ी बार सवाल उठाया जाता है। वैश्विक राजनीति का प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय घटना जैसे युद्ध, व्यापार, नीति और वैश्विक संगठन के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक स्थिरता और अधिकार भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपना प्रभाव डालती है। अब इसके सांस्कृतिक चुनौतियां यानी कल्चरल चैलेंजेस की बात करें तो सांस्कृतिक चुनौतियां वो हो सकती है या वो समस्याएं होती हैं जो कि समस्या जो है कठिनाई है और प्रवासी एक मिनट ये वो समस्याएं होती है जो कि भारतीयों को उनके संस्कृति यानी कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने में बाधा डालती है। वे विदेशों में रहने के कारण उन्हें अपनी मूल सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चर हेरिटाइज और स्थानीय संस्कृति यानी होस्ट कल्चर के बीच संतुलन बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है कठिनाइयाँ होती है। यानी वो अपने भारतीय त्यौहार तो मना सकते हैं बट उसके ऊपर भी कभी कभी किसी किसी कंट्री में पाबंदी लगा दी जाती है कि आपको इस तरीके से नहीं करना या ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो है उन्हें देखने को मिलते हैं। अब इसके की चैलेंजेस की बात करें तो इसमें पहला जो चैलेंजेस उन्हें देखने को मिलता है वो है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस की बात करें तो विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव और नई पीढ़ी की प्रवृत्ति के कारण भारतीय परंपरा और भाषीय आइडेंटिटी यानी ट्रेडिशन लैंग्वेज कमजोर हो सकती है, जिससे प्रवासी भारतीयों के लिए त्यौहार यानी फेस्टिवल, भोजन, फूड्स हैबिट्स और धार्मिक अनुष्ठान यानी रिलीजन्स पार्टिसिपेंट्स को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सांस्कृतिक मिश्रण और संतुलन यानी कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन एंड बैलेंसेस की बात करें तो प्रवासी भारतीय अपने भारतीय मूल यानी इंडियन रोस्ट और मेजबान देशों की संस्कृति यानी होस्ट कंट्रीज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें संतुलन बनाए रखना भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो उत्पन्न हो जाती है। नई पीढ़ी और संस्कृति से दूरी यानी कभी कभी उन्हें ये भी देखना पड़ता है जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो कल्चरल डिस्टेंस उसके बीच देखने को मिलता है, यानी वो अपनी जो मेन कल्चर है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है दूर रहते हैं। यानी दूसरी और तीसरी पीढ़ी प्रवासियों में स्थानीय संस्कृति का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ होस्ट कल्चर अधिक होता है। इसके कारण उन्हें अपने मूल देश यानी इंडिया की संस्कृति और मूल के साथ जो है वो जुड़ाव बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। सांस्कृतिक मतलब सिंपल इसमें आप ये बता सकते हैं जो उनकी नई पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस हो जाता है, उससे दूरी बनाकर इन्हें रखना पड़ता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत करता है उनकी जो आने वाली जनरेशन है उनकी पीढ़ी के लिए। सांस्कृतिक असमानता और सामाजिक दबाव की बात करें तो कल्चर इनकम्पेबिलिटीज़ एंड सोशल प्रेशर्स की बात करें तो कुछ मामलों में प्रवासी भारतीयों को स्थानीय समाज की आदतों और नियम यानी लोकल नॉर्म्स एंड पार्टिसिपेशन को भी अपनाने में दबाव महसूस होता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक आत्मविश्वास यानी कल्चरल कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करने का कार्य ये करती है। अब इसके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि भारतीय प्रवासी समुदाय यानी इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी ने विदेश में जीवन यापन करते हुए सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सांस्कृतिक चुनौतियों को भी जो है सामना किया और इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने प्रवासी भारतीयों ने अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी, अपनी कल्चर और ट्रेडिशन को बनाए रखने में आर्थिक योगदान दिया है और राजनीतिक भागीदारी भी इन्हें हमें देखने को मिलती है। जितने भी हमारे जो प्रवासी भारतीय माइग्रेशन वाले जो समुदाय हैं उनकी कम्युनिटी फॉर्मेशंस भी हमें इसमें देखने को मिलता है, यानी उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग्स भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीयों ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया है बल्कि भारत और विश्व के बीच एक सेतु यानी ब्रिज
बिटवीन इंडिया एंड द एंड द वर्ल्ड की भूमिका भी निभाते हुए उन्होंने भविष्य में उन चुनौतियों का समाधान उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को और मजबूत बनाए रखने में भी किया। यानी उन्हें उनके सामने जितने भी चैलेंजेस आए उसको उन्होंने एक्सेप्ट करा और उससे लड़ने की कोशिश करी, और उससे लड़ते हुए उन्होंने अपने जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, अपनी जो लैंग्वेज है उसको और उसको भी अपना के रखा, और वहाँ का जो ट्रेडिशन है और उस कंट्री का जो लैंग्वेज है उसको भी उन्होंने बनाकर रखा, और एक ड्यूअल सिटीजनशिप उन्होंने बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यानी ओवरऑल आप इस चैलेंजेस में आप सिंपल इसके अंदर जो 4-5 मेन चैलेंजेस है उसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी किसी भी कंट्री में अगर किसी भी हो सकती है, यानी एक तो सामाजिक चुनौतियां यानी सोशल चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि समाज से रिलेटेड हो गया। दूसरा आप बता सकते हैं उनमें इकोनॉमिक चुनौतियां यानी आर्थिक चैलेंजेस। तीसरा आप उसमें राजनीतिक चुनौतियां यानी पॉलिटिकल चैलेंजेस की बता सकते हैं। और चौथा पॉइंट आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कल्चर चैलेंजेस यानी सांस्कृतिक चुनौतियां जो उन्हें देखने को मिलती है उसके बारे में आप उसे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस करा जो हमारा डैशपोरा वाला जो सब्जेक्ट था यानी सेमेस्टर 7 के लिए जो सब्जेक्ट यानी माइग्रेशन एंड इंडियन डैशपोरा सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट था इसको हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। एंड ये पूरे आपके जो यूनिट्स है उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट्स है, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स बाई करने हैं इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस में वो अपलोडेड है, नोट्स हमारे पास हैं, तो आप उन नोट्स को हमें डीएम कर सकते हैं। पर्सनली आप हमें टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स बाई करने हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनली डीएम करें, आपको ये नोट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आप हमें डीएम करें पर्सनली टेलीग्राम पर, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। आप डीएम करें एंड आप 30 रुपीज़ की पेमेंट करके इस नोट्स को बाय कर सकते हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, और अगर नोट से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।